क्लास 10th के लिए फिजिक्स का टॉपिक, जो पहला टॉपिक है लाइट। लाइट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइट से रिलेटेड फिनोमेनन जो होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देन रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज एंड देन हम स्टडी करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्लास 10th में फिजिक्स में पहला चैप्टर है दैट इज लाइट। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट को हम डिफाइन करेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन और साइट। लाइट एनर्जी का एक ऐसा रूप है जो हमें देखने में मदद करता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट enables us to see objects। जैसे सपोज कीजिए आप अपने घर में हैं, तो आपको अपने घर के बारे में सब कुछ पता है, कितनी सीढ़ियां हैं, कितनी दूरी पे दरवाजा है, वॉशरूम है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो अगर कंप्लीट डार्कनेस हो जाए वहां पे, तो भी आप चीजों को एक अनुमान के साथ अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, स्विच को ऑफ कर सकते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन को ध्यान दीजिए कि आप किसी ऐसे जगह में हैं जहां पे कंप्लीट अंधेरा हो एंड दैट इज अननोन टू यू। आपको पहला स्टेप चलने में ही दिक्कत होगी कि हम किधर जाएं। इसका मतलब क्या है कि लाइट हमें ऐसी साइट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमें पता चले कि हमें किस पाथ को फॉलो करना है। तो लाइट नेसेसरी है हमें ये बताने के लिए कि हमें कौन सा रास्ता फॉलो करना है और किधर जाना है। तो लाइट में सबसे पहले जो फिनोमेनन हमारा आएगा दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम ये पढ़ेंगे कि लाइट जब किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसका क्या होता है। टकराने के बाद क्या होता है कि वो दूसरे मीडियम में चली जाती है, ये सेम मीडियम में बाउंस बैक होके आ जाती है। और अगर आती है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मिरर्स है उस पे किस तरह का रिफ्लेक्शन फेनोमेनन फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं एक पॉलिश सरफेस से या पॉलिश मिरर से। तो पॉलिश मिरर एक हम ले लेते हैं, इसको फिगर से देखिए, ये हमारे पास एक पॉलिश्ड मिरर है, इसको हम एक्स वाई कहेंगे। एक्स वाई इज अ पॉलिश्ड मिरर, इसको हम कह सकते हैं दिस वन इज पॉलिश्ड मिरर। अच्छा, ये इसका साइड से पॉलिश्ड है, ये जो हमने ये शेड किया है इसका मीनिंग ये होता है कि इस साइड से ये पॉलिश्ड है। अब यहां पे एक लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये हम एरो बनाएंगे कि कहां से लाइट किस चीज पे स्ट्राइक कर रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो दिस एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्टिक्स एंड दिस इंडिकेट्स दैट इन दिस डायरेक्शन लाइट रे इज ट्रैवलिंग। अच्छा, अब ये जो रे इस पे इंसिडेंट कर रही है या स्ट्राइक कर रही है, इसका नाम जो हम लिखते हैं दैट इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और लाइट। अच्छा, अब क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये मिरर को स्ट्राइक करती है पॉलिश सरफेस पे, इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब जब यहां पे इंसिडेंट कर लीजिए, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद भी टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली गई। अब इसका जो नाम होगा दिस वन इज
रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या लाइट, आप जो भी कह लीजिए। तो ये हमने देखा कि एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है पॉलिश सरफेस पे, और स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वो वापस चली जा रही है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हमारा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के नॉर्मल एक हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी चीजें हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जो लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, इसके और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल आई, और एंगल आई की मीनिंग होती है हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस means we can define angle of incidence as it is the angle made between incident ray and normal. Similarly, ये reflected ray है और ये हमारा normal हो गया। तो reflected ray और normal के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम डिनोट करते हैं एंगल R, और इसका नाम है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Similarly, we can define it the angle made between the reflected ray and the normal, that is known as angle of reflection. अच्छा, अब यहां पे देखिए, ये एक एंगल हमारा बन रहा है, इसको यहां पे हम देखते हैं। ये हमारा पॉलिश सरफेस था, x y, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस वन इज नॉर्मल। ये हमारा एंगल आई हो गया, ये हो गया एंगल आर। अच्छा, अब ये भी एक एंगल बन रहा है और ये भी एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का नाम हम रखते हैं ग्लांस एंगल, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली इस एंगल का हम नाम रखेंगे ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो टर्म्स हो गए और एक फेनोमेनन हो गया। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हो क्या रहा है, पहले उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। एक लाइट पे पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन करेंगे the phenomenon of bouncing back, the phenomenon of bouncing back of incident ray when it strikes polished surface in the same medium is known as reflection of light. तो ये phenomenon जिसमें लाइट रे हमारी एक सरफेस पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस पूरे फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टर्म्स सारे क्लियर हो गए। अब देखिए, यहां पे हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज है हमारे, जिसमें पहला लॉ ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 45 है ये भी 45 होगा। That means angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is the first law of reflection. Second law, the incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence, these all lie in same plane। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस मस्ट बी लाइंग इन अ सेम प्लेन। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई रिफ्लेक्शन की बेसिक चीजें। अब इसके बाद हमारे पास इसमें एक टर्म आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर का मतलब ही क्या है, जो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि उसमें कोई एक पंक्चुअलिटी हो, एक रेगुलरिटी हो जिसको फॉलो करता है। पहला है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस एक्स एंड वाई, अगर ये रे हमारे पास यहां पे आ रही है इंसिडेंट पे और ये चली गई रिफ्लेक्टेड में, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए I1 हम कर रहे हैं इसको और इसको कर रहे हैं R1, इंसिडेंट में 1, रिफ्लेक्टेड में 1। अच्छा, दूसरी एक रे आ रही है, वो भी इंसिडेंट कर रही है एंड दैट इज पैरेलल टू द फर्स्ट वन, दिस वन इज I2। अच्छा, ये क्या करेगी, ये भी चली जाएगी यहां पे, ये हो जाएगी R2 और ये R2 R1 के पैरेलल होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास एक थर्ड रे आ रही है I3, तो ये भी क्या होगा, ये R3 R1 और R2 के पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे सरफेस पे जहां पे कि इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हो, स्ट्राइक कर रही हो और रिफ्लेक्शन के बाद सारी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये हमारा स्मूथ सरफेस पे होता है। जब सरफेस स्मूथ होगा तो ये फेनोमेनन हमें देखने को मिलेगा। सेकंड हमारा आता है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज या इसको हम कह सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, देखिए ये हमारे पास जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होगा। तो सरफेस हमारा मान लीजिए इस तरह का सरफेस है, कोई रफ सरफेस है एक्स वाई, और यहां पे ये रे पैरेलल आ रही है I1, ये चली गई आपकी R1, I2 is parallel to I1, means here the surface is not smooth। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद, इंसिडेंट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी नॉन पैरेलल है। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे जनरल टाइप के रिफ्लेक्शन हो गए, जिसमें एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक हो गया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ मिरर्स हैं। तो मिरर में पहले ये समझ लीजिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डिस्कस करते हैं पहले। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, दिस वन इज हॉलो स्फीयर। ये इसका सेंटर है जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, और ये इसका रेडियस हो गया जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। So it is clear from here that this center is the center of this hollow sphere and the radius is the radius of this hollow sphere। अब हम क्या करते हैं, यहां पे और यहां पे दो पॉइंट्स सपोज कर लेते हैं। एक पॉइंट A हो गया हमारा और एक पॉइंट हो गया B। इस पोर्शन को हम कट करके सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सेपरेट हो गया A एंड B, ये हो गया C और ये हो गया R। अच्छा, यहां से क्लियर पहले ये देखिए, ये पूरा दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। Okay. Second, this center of curvature, this center is the center of this hollow sphere, and this radius is also the radius of this hollow sphere.
मींस ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस हॉलोस्फीयर। ये सारी चीजें इसकी एक पार्ट है। तो अब हम डिफाइन करते हैं ये जो पोर्शन है हमारा, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है? इस हॉलोस्फीयर का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर ऑफ व्हिच दिस मिरर और पॉलिश सरफेस इज अ पार्ट। ये मिरर या पॉलिश सरफेस जिस हॉलोस्फीयर का पार्ट है, उस हॉलोस्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या हो जाएगा? द रेडियस ऑफ कर्वेचर is the radius of the hollow sphere of which this mirror or this reflecting surface is a part। ये reflecting surface या mirror जिस hollow sphere का part है, उसके radius को हम कहते हैं radius of curvature। ये दो terms क्लियर हो गए? अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसमें कुछ terms हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। हाँ, ये हमारा देखिए कुछ यहां पे रूल्स हैं। जैसे ये आपका एक मिरर हो गया, इसको भी हम पॉलिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए कॉमन चीज हम बता रहे हैं। जो भी मिरर्स है हमारे, ये ए था और ये भी था। ये हमारा पॉइंट सी हो गया था एंड दिस वन इज आर। अच्छा, ये रे जहां पे टच करती है इसको, इस रे को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब ये जहां पर टच करती है इस मिरर को, इस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं पोल। तो पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कह सकते हैं। अब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है that passes through center of curvature and pole of a mirror, and the total length AB is known as aperture of mirror। aperture of mirror। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब इसमें एक पॉइंट बचता है, that is focus। तो फोकस को हम इसमें समझा देते हैं। फोकस क्या होता है? देखिए, कुछ रूल्स होते हैं, पहले उस रूल को ध्यान दीजिए। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स। मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है? देखिए, अगर ये हमारे पास ये जो मिरर है, जो आउटर साइड में पॉलिश होता है, इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर। ये हमारा ए बी एक मिरर है और ये यहाँ पे पोल हो गया। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये रे जो है हमारी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है और स्ट्राइक कर रही है मिरर को, जैसे ये रे हो गई, ये डायरेक्शन हमने बताया कि ये रे इधर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट यहां पे इंसिडेंट करने के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी, ये एरो हो गया कि ये रिफ्लेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इसको कहते हैं फोकस। सो अब हम कहेंगे कि फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस through which the rays coming parallel to principal axis after reflection meets or passes। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, ये टोटल हमारा, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और फोकस से यहाँ के डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल f। दिस इज नोन एज
फोकल लेंथ। और जनरली अभी हम बता देते हैं, बाद में प्रूफ करेंगे। हमारे पास f इज इक्वल टू r बाई 2 होता है, दैट इज इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द C, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। लेकिन इसको ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P और इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन हमारी रहेगी कि the rays coming parallel to principal axis after reflection passes through a point on principal axis and that point is known as focus। ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर में फर्स्ट रूल। अच्छा, अब अगर हमारे पास कॉन्वेक्स हो तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये देखिए, ये इनर साइड में पॉलिश होता है, ये हो गया A, ये हो गया B। अब ये यहां पे हमारे पास P हो गया, ये पॉइंट C हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, एक रे पैरेलल आ रही है स्ट्राइक की। अब हमने ये बताया कि पैरेलल अगर आ रही है तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो इसका नेचर जो होता है, इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। ये जो रे आ रही है ये यहां पे क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी। तो अब आपको देख रहे हैं कि ये फोकस से पास ही नहीं करेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, जब पीछे हम ज्वाइन करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये यहां पे मीट कर रहा है, दिस इज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा, पीछे होगा, और इसका फोकस साइड में होगा। लेकिन जो हमारा रूल है वो वायलेट नहीं हो रहा है, वो रूल फॉलो यहां कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल कि अगर रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड रूल है हमारे पास, अगर ये हमारे पास कोई मिरर है, कॉन्केव मिरर A, B and this one is P, F and this one is C। अगर कोई रे फोकस से पास करते हुए यहां पे इंसिडेंट कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अगर कोई रे हमारे फोकस से पास करते हुए इंसिडेंट कर रही है तो वो किधर से जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल एक और देख लीजिए इसमें। थर्ड रूल ये है, हमारे पास ये मिरर है A और B, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए इंसिडेंट करती है तो ये इसी पाथ से वापस आ जाएगी। ओके, मींस इफ द रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर and then incidents on the polished surface, then after reflection it retraces its path। ये थर्ड हो गया हमारे पास। फोर्थ एक और रूल है, इस रूल में क्या कहते हैं, ये हमारे पास मिरर है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पे आती है हमारे तो ये इंसिडेंट में हो गई, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और इतना ही एंगल, जो भी है एंगल, ये इतना एंगल बनाते हुए ये इधर वापस आ जाएगी। सो दीज आर फोर पॉसिबिलिटीज व्हिच आर गिवन इन योर सिलेबस। तो ये सारी जनरल चीजें हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्केव मिरर में इमेज ट्रेसिंग के कितने केसेस हैं, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए तो इमेज कैसी बनेगी, साइज क्या होगी, प्लेस क्या होगा, और इमेज का नेचर क्या होगा, और कॉन्वेक्स में क्या होगा। ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ओके।